विभाग के हिंदी अध्यापक श्री मुकेश गोकुल सिंह राजपूत द्वारा निर्मित YouTube चैनल की ओर से सभी छात्रों को नमस्ते और मंगलमय शुभकामनाएं। इस YouTube चैनल के माध्यम से हिंदी विषय में हिंदी व्याकरण की जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास प्रामाणिकता के साथ करते रहेंगे। दोस्तों, इस YouTube चैनल को देखने वाले सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को जरूर कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस YouTube चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, हमने पिछले सत्र में अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण अवयव और उसके भेद के बारे में जानकारी हासिल की थी। आज के इस सत्र में अविकारी शब्द का दूसरा भेद संबंध सूचक अवयव, इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों, संबंध सूचक अवयव किसे कहते हैं? संबंध सूचक अवयव की परिभाषा इस प्रकार: जो अविकारी शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम से मिलकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ता है उसे संबंध सूचक अवयव या संबंध बोधक अवयव कहते हैं। दूसरे अर्थ में इसकी परिभाषा इस प्रकार: जो अवयव संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ दर्शाते हैं उसे संबंध बोधक या संबंध सूचक अवयव कहते हैं। तीसरी परिभाषा इस प्रकार से: जो अविकारी शब्द संज्ञा सर्वनाम के साथ आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों मतलब संज्ञा सर्वनाम या क्रिया से बताते हैं उन्हें संबंध बोधक अवयव या संबंध सूचक अवयव कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम कुछ वाक्य इस प्रकार से समझ सकते हैं। पहला वाक्य: ज्ञान के बिना काम नहीं चलता। दूसरा वाक्य: पिताजी के साथ गांव जाएंगे। तीसरा वाक्य: उसने रात भर अध्ययन किया। चौथा वाक्य: गाड़ी आगरा की ओर जा रही थी। पांचवा वाक्य: मेरे घर के सामने साईं का मंदिर है। ऊपर दिए गए वाक्य में बिना, साथ, भर और सामने आदि शब्दों में बिना शब्द ज्ञान शब्द का संबंध चलाना क्रिया से मिलाता है। साथ शब्द पिताजी शब्द संज्ञा का संबंध जाना मतलब गया क्रिया से मिलाता है। भर शब्द रात शब्द का संबंध क्रिया से मिलाता है और शब्द गाड़ी शब्द का संबंध जाना क्रिया से मिलाता है। सामने शब्द मेरे सर्वनाम घर शब्द का संबंध होना क्रिया से मिलाता है। यहाँ बिना, साथ, भर और सामने शब्द न होने से ज्ञान, पिताजी, रात, गाड़ी, मेरे, घर जैसे संज्ञा सर्वनाम का कोई अर्थ न होगा। इसलिए बिना, साथ, रात भर और सामने आदि शब्द संबंध सूचक अवयव या संबंध बोधक अवयव है जो दूसरे शब्द के साथ संबंध मिलाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से संबंध सूचक अवयव की परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया। अब अगले टॉपिक में संबंध सूचक अवयव के बारे में ध्यान में रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहली महत्वपूर्ण बात: कुछ क्रिया विशेषण अवयव संज्ञा सर्वनाम के साथ आकर संबंध सूचक अवयव बन जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर पहला वाक्य: प्रभुदास भीतर गए, यह क्रिया विशेषण अवयव है। दूसरा वाक्य: प्रभुदास
घर के भीतर गए, ये संबंध सूचक अवयव है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, संबंध सूचक अवयव के पहले मतलब पूर्व ज्यादातर का, की, के, से आदि विभक्ति प्रत्यय आते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर से हम समझ लेंगे संक्षिप्त में उदाहरण, जैसे कि के साथ, की तरह, से पहले, के यहाँ, के आगे, के अंदर, के कारण, के योग्य, के अनुकूल, के समीप, के निमित्त, के समान, से पीछे, से दूर आदि। ये संक्षिप्त उदाहरण समझने का प्रयास किया किस प्रकार से का, की, के से लगते हैं। अब हम वाक्य के माध्यम से भी कुछ उदाहरण समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला उदाहरण, कोमल का घर नासिक में है। दूसरा उदाहरण, हमें पढ़ाई की ओर ध्यान देना चाहिए। तीसरा उदाहरण, गणेश के घर पूजा पाठ है। चौथा उदाहरण, ओंकार पढ़ाई में केतुराज से आगे है। तो इस प्रकार दोस्तों किस प्रकार से का, की, के, से का प्रयोग यहाँ पर होता है, इसे पता चलता है कि यह संबंध सूचक अवयव है। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात इस प्रकार, कुछ संबंध सूचक अवयव बिना विभक्ति के आते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर पहला वाक्य, गांव तक पानी था। दूसरा वाक्य, कुछ दिन पहले आते। तो देखिए यहाँ पर कोई विभक्ति नहीं लगी है। अब चौथी महत्वपूर्ण बात इस प्रकार, अक्सर संबंध सूचक अवयव संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं, परंतु कभी कभी प्रभाव दर्शाने के लिए बिना, मारे आदि अवयव संज्ञा या सर्वनाम के पहले भी आते हैं। इसको समझने के लिए हम उदाहरण इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो पहला उदाहरण, बिना ताकत के जीना मुश्किल है। दूसरा वाक्य, जीतने वाले मारे खुशी में उछल पड़े। तो इस प्रकार से बिना और मारे शब्द का प्रयोग प्रभाव दर्शाने के लिए यहाँ पर किया गया है दोस्तों। अब पांचवी महत्वपूर्ण बात इस प्रकार, मैं, हम, तू, तुम इन सर्वनामों में के की जगह रे और की के बदले री विभक्ति लगती है। जैसे कि उदाहरण में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला उदाहरण, मैं तुम्हारे बीच रहूंगा। दूसरा वाक्य, इस गांव के कुछ लोग मेरे साथ है। तीसरा वाक्य, कुछ दिन हम तुम्हारी यहाँ रहेंगे। तो इस प्रकार पहले वाक्य में रे, दूसरे वाक्य में भी रे और तीसरे वाक्य में री का प्रयोग किस प्रकार से हुआ है, इसे हम संबंध सूचक अवयव जो है उसकी पहचान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 5 महत्वपूर्ण बातें हमने समझने का प्रयास किया। अब अगले टॉपिक में संबंध सूचक अवयव के अर्थ के अनुसार भेद और उसके संक्षिप्त उदाहरण समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, संबंध सूचक अवयव के अर्थ के अनुसार भेद इस प्रकार, संबंध सूचक अवयव के अर्थ के अनुसार कुल मिला के 13 भेद किए गए हैं। तो चलिए इन 13 भेद के उदाहरण संक्षिप्त रूप में भी देखने का प्रयास करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। तो पहला भेद, कालवाचक संबंध सूचक अवयव। इसके उदाहरण इस प्रकार, पहले, बाद, उपरांत, पश्चात, पूर्व, आगे आदि। दूसरा भेद, स्थानवाचक संबंध सूचक अवयव। इसके उदाहरण इस प्रकार, आगे, आमने सामने, पर, ऊपर, पास,
पीछे, नीचे, अंदर, निकट, समीप आदि। तीसरा भेद दिशावाचक संबंध सूचक अवयव। इसके उदाहरण और, पार, प्रति, तरफ, आस, पास आदि। चौथा भेद साधनवाचक संबंध सूचक अवयव। इसके उदाहरण इस प्रकार: सहारे, द्वारा, मार्फत, जरिए, जबानी, सधेर आदि। पांचवा भेद कार्य कारणवाचक संबंध सूचक अवयव। उदाहरण: लिए, वास्ते, हेतु, खातिर, मारे आदि। आगे का उदाहरण 6 नंबर का विषयवाचक संबंध सूचक अवयव। उदाहरण: बाबत, विषय आदि। 7वें नंबर का भेद भिन्नता वाचक या व्यतिरेक वाचक संबंध सूचक अवयव। उदाहरण इस प्रकार: अलावा, बिना, रहित, सिवा। अब 8वें नंबर का भेद विनिमय वाचक संबंध सूचक अवयव। उदाहरण: बदले, जगह आदि। 9 नंबर का भेद सादृश्यवाचक संबंध सूचक अवयव। उसके उदाहरण इस प्रकार: भांति, तरह, अनुसार, समान, सरीखा, बराबर, तुल्य आदि। 10वां भेद विरोधवाचक संबंध सूचक अवयव। उदाहरण: खिलाफ, प्रतिकूल, विपरीत, विरुद्ध आदि। 11वें नंबर का भेद सहकारवाचक संबंध सूचक अवयव। उदाहरण: संग, साथ, सहित आदि। 12 नंबर का भेद संग्रहवाचक संबंध सूचक अवयव। उदाहरण इस प्रकार: तक, समेत, भर आदि। 13 नंबर का उदाहरण 13 नंबर का भेद तुलनावाचक। इसमें उदाहरण आगे, अपेक्षा आदि। दोस्तों, यहाँ पर संबंध सूचक अवयव की परिभाषा, उसके उदाहरण और कुछ महत्वपूर्ण बातों के साथ साथ उसके भेद और उसके उदाहरण, इनके बारे में विशेष जानकारी यहाँ पर हासिल करने का प्रयास किया। अब हम अगले टॉपिक में अविकारी शब्द का तीसरा प्रमुख भेद समुच्चय बोधक अवयव के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि समुच्चय बोधक अवयव किसे कहते हैं। समुच्चय बोधक अवयव की परिभाषा इस प्रकार: दो वाक्यों अथवा शब्दों को मिलाने वाले अवयव को समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। दूसरे अर्थ में इसकी परिभाषा इस प्रकार: जो अवयव दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। तीसरी परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं: जो अविकारी शब्द दो या अधिक शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाता है उसे योजक अथवा समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। और इसकी परिभाषा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अर्थात जोड़ने वाले अविकारी अवयव शब्द को योजक या समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। तो दोस्तों, उदाहरण हम इस प्रकार से दे सकते हैं। पहला वाक्य उदाहरण में: कोमल और गणेश कैला माँ के दर्शन को गए। दूसरा वाक्य: वह मिल जाता किंतु हम देर से गए। तीसरा वाक्य: वह आएगा क्योंकि उसने वादा किया है। चौथा वाक्य: लोगों ने कहा कि वह ईमानदार है। पांचवा वाक्य: कोई जवाब न मिला तो वह झोपड़ी में घुस गया। ऊपर दिए गए वाक्य में कोमल, गणेश को और वह मिल जाता, हम
देर से गए को, किंतु लोगों ने कहा वह ईमानदार है को, कि कोई जवाब न मिला वह झोपड़ी में घुस गया को, तो आदि योजक अथवा समुच्चय बोधक अवयव ने जोड़ा है। इसीलिए और, किंतु, क्योंकि, कि, तो आदि समुच्चय बोधक अवयव है। अब हम संक्षिप्त में उदाहरण समझने का प्रयास करेंगे, जैसे कि तथा, एव, अथवा, परंतु, पर, लेकिन, मगर, कि, ताकि, अतः, इसलिए, अतएव, अपितु, तथापि, यद्यपि, वरना, बल्कि, नहीं तो, यदि, या, आदि और भी अनेक योजक शब्द या समुच्चय बोधक अवयव के संक्षिप्त उदाहरण दे सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर समुच्चय बोधक अवयव की परिभाषा और समुच्चय बोधक अवयव के उदाहरण के माध्यम से हमने समुच्चय बोधक अवयव को समझने का प्रयास किया। अब अगले टॉपिक में समुच्चय बोधक अवयव के प्रकार या भेद, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए, समुच्चय बोधक अवयव के प्रकार। समुच्चय बोधक अवयव के कुल 8 प्रकार है, 8 भेद है। तो हम बारी बारी से इसकी जानकारी हासिल करेंगे। तो पहला भेद, संयोजक समुच्चय बोधक अवयव। उसके उदाहरण इस प्रकार: और, व, भी, एव, तो आदि। दूसरा भेद, विरोधक समुच्चय बोधक अवयव। इसके उदाहरण पर, परंतु, लेकिन, मगर, बल्कि आदि। तीसरा भेद, परिणामवाचक समुच्चय बोधक अवयव। इसके उदाहरण इसलिए, सो, अतएव, अतः, क्योंकि, ताकि आदि। चौथा भेद, उद्देश्यवाचक समुच्चय बोधक अवयव। उदाहरण इस प्रकार: कि, जो, इसलिए, ताकि आदि। पांचवा भेद, संकेतवाचक समुच्चय बोधक अवयव। उदाहरण इस प्रकार: जो, तो, यदि, तो, यथापि, तथापि, यद्यपि आदि। 6 नंबर का भेद, स्वरूपवाचक समुच्चय बोधक अवयव। उदाहरण इस प्रकार: यानी, अर्थात, मानो, कि, जो आदि। 7वें नंबर का भेद, कारणवाचक समुच्चय बोधक अवयव। इसके उदाहरण क्योंकि, ज्यों कि, जो, इसलिए, कि आदि। 8वां भेद, विकल्पवाचक समुच्चय बोधक अवयव। उदाहरण इस प्रकार: या, वा, अथवा, न कि आदि। ऐसे कई समुच्चय बोधक अवयव के उदाहरण आप लोग भी दे सकते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पर समुच्चय बोधक अवयव के प्रकार और उसके उदाहरण समझने का प्रयास किया। अब हम अगले टॉपिक में विस्मयादि बोधक अवयव, जो अविकारी शब्द का चौथा और आखिरी भेद है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, विस्मयादि बोधक अवयव की परिभाषा इस प्रकार: जो अवयव वक्ता के हर्ष, शोक, विस्मय, क्रोध, भय, तिरस्कार आदि मन के भावों को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। दूसरे अर्थ में इसकी परिभाषा इस प्रकार से: जिस अवयव के द्वारा वक्ता का शोक, हर्ष, आश्चर्य, तिरस्कार आदि भाव सूचित होते हैं,
उसे विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। तीसरी परिभाषा इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं, जो अविकारी शब्द वक्ता के हृदय में आकस्मिक रूप में उत्पन्न व प्रकट हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि मनोभावों का ज्ञान मतलब बोध कराते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। आखिरी संक्षिप्त परिभाषा को भी समझ लेंगे। जो अवयव किसी न किसी तीव्र मनोभाव को व्यक्त करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। तो अब हम उदाहरण के माध्यम से कुछ वाक्य को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला वाक्य, आह कितना सुंदर मंदिर है। दूसरा वाक्य, हाय अब मैं क्या करूं। तीसरा वाक्य, छी गांव में इतनी गंदगी। ऊपर दिए गए वाक्य में आह हर्ष भाव का, हाय शोक भाव का, छी घृणा भाव का बोध कराते हैं, इसलिए उन्हें विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। विस्मयादि बोधक अवयव में किसी शब्द से जुड़ा न रहकर स्वतंत्र रहता है। जैसे कि दोस्तों ऊपर दिए गए वाक्य में आप लोग देख सकते हैं या फिर सुन भी सकते हैं, आहा, हाय, छी। यह वाक्य में किसी शब्द से जुड़ा न रहकर स्वतंत्र है, इसलिए विस्मयादि बोधक अवयव पहचानना बहुत ही आसान है। तो इस प्रकार से हमने कितने आसान तरीके से विस्मयादि बोधक अवयव की परिभाषा और उदाहरण समझने का प्रयास यहाँ पर किया है। अब अगले टॉपिक में विस्मयादि बोधक अवयव के प्रकार मतलब भेद के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए, विस्मयादि बोधक अवयव के प्रकार भेद। विस्मयादि बोधक अवयव के कुल मिला के 7 भेद प्रकार है। तो पहला प्रकार, हर्ष बोधक विस्मयादि बोधक अवयव। तो इसके उदाहरण इस प्रकार, वाह, शाबाश, आह, धन्य। दूसरा भेद, शोक बोधक विस्मयादि बोधक अवयव। उदाहरण इस प्रकार, आह, हाय, अरे रे, बाप रे, हे राम। तीसरा भेद, आश्चर्य बोधक। इसके उदाहरण इस प्रकार से, वाह, है, क्या, ओह आदि। चौथा भेद, अनुमान बोधक विस्मयादि बोधक अवयव। इसके उदाहरण ठीक, अच्छा, हाँ हाँ, भला आदि। पांचवा भेद, तिरस्कार बोधक। इसके उदाहरण छी, हट, अरे आदि। 6 नंबर का भेद, स्वीकार बोधक। इसके उदाहरण इस प्रकार, हाँ, ठीक, बहुत अच्छा आदि। 7वें नंबर का भेद, संबोधन बोधक अवयव। उदाहरण, अरे, अजी, लो, क्यों आदि। तो इस प्रकार से हमने विस्मयादि बोधक अवयव के प्रकार और उसके भेद और उसके उदाहरण के बारे में यहाँ पर जानकारी हासिल की। अब हम अगले टॉपिक में विस्मयादि बोधक अवयव के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझ लेंगे। तो चलिए, सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, विस्मयादि बोधक अवयव हमेशा वाक्य के आदि आरंभ में आते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये शब्द वाक्य के अंग नहीं होते, अर्थात
इनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से नहीं होता। तीसरी महत्वपूर्ण बात, इन शब्दों का कोई वस्तु पूरक संज्ञा, सर्वनाम आदि की भांति अर्थ नहीं होता। और सबसे महत्वपूर्ण चौथी बात, दूसरे शब्दों के भेदों जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया आदि की तरह इनके लिंग, वचन, पुरुष, काल, वाच्य आदि भी नहीं होते। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर विस्मयादि बोधक अवयव किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा, उदाहरण, साथ ही साथ विस्मयादि बोधक अवयव के प्रकार और उसके उदाहरणों के बारे में विशेष जानकारी यहाँ पर हासिल की। तो दोस्तों, आज के इस सत्र में हमने अविकारी शब्द के भेद में समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय और विस्मयादि बोधक अवयवों की परिभाषा और उसके उदाहरणों की विशेष जानकारी हासिल की। इसी के साथ यह सत्र यहीं पर समापन करते हैं। ऐसे व्याकरण की क्रमबद्ध जानकारी हम समय समय पर लेकर आते रहेंगे। बस आप अगले व्याकरण का इंतज़ार करते रहिए और इस YouTube चैनल को फॉलो करते रहिए। सत्र समापन में जाते जाते फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और YouTube चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट भी भेजते रहें। फिर से एक बार सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद के साथ साथ इस कार्य को आगे बढ़ाने वाले मेरे सभी अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं।